everyone, welcome to Officer बिटिया. We are discussing daily current affairs and analysis. देखते हैं आज 10th of March के कौन से आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है फ्रॉम यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू. द फर्स्ट आर्टिकल इज अबाउट नेशनल डिजिटल टूरिज्म मिशन. तो यहाँ पर ड्राफ्ट रिपोर्ट बनाई गई है जहाँ पर बात की जा रही है कि क्या हमें नेशनल डिजिटल टूरिज्म मिशन को कैसे और हम किस तरीके से लॉन्च करने वाले हैं. एंड बेसिकली अभी इसका एक ड्राफ्ट रिपोर्ट पब्लिक में भेजा गया है ताकि कोई क्रिटिसिज्म है, कोई प्रोविजन में चेंज करना है तो वो लोग बता सकें. जो टूरिज्म मिनिस्ट्री है उन्होंने भी फाइनल कमेंट्स मंगाने को बोला है इस पर्टिकुलर ड्राफ्ट रिपोर्ट पे. बैकग्राउंड देखते हैं. जुलाई 21 में एक इंटर मिनिस्ट्रियल टास्क फोर्स बनाया गया था जो कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने ही रखा था, जिसका मैंडेट यही था कि हमें एक ऐसा मिशन लेकर आना है जहाँ पर हम एक्सपर्ट्स की राय के साथ उसको बनाएंगे ताकि वो एमेच्योर ना लगे, जिसमें मिशन, विजन, ऑब्जेक्टिव, स्कोप सब कुछ डिफाइन किया जाएगा. ये जो टास्क फोर्स होगी ये रिपोर्ट बनाएगी जिसके अंदर डोमेन एंड टेक्नोलॉजिकल प्रिंसिपल्स भी होंगे, स्टैंडर्ड्स होंगे, किस तरीके से हमारा गवर्नेंस स्ट्रक्चर होना चाहिए. तो एक तरह से पूरा प्लान का कोर्स लेआउट इसमें दिया जाएगा. जो प्लान है इम्प्लीमेंटेशन का वह नेशनल, वो भी रहेगा नेशनल डिजिटल टूरिज्म मिशन का, इसका इम्प्लीमेंटेशन का भी वो पार्ट रहेगा. ऑब्जर्वेशंस देखते हैं ड्राफ्ट रिपोर्ट में. जो ड्राफ्ट रिपोर्ट है ये हाईलाइट करते हैं टूरिज्म सेक्टर बहुत ज़्यादा फ्रेगमेंटेड है. हमारा जो टूरिज्म सेक्टर है उसमें इतनी पोटेंशियल है कि हमारी पूरी इंडस्ट्री ड्राइव हो सकती है टूरिज्म के बेसिस पर, बट जो इम्प्लीमेंटेशन चीज़ें होती हैं हम ध्यान नहीं रखते, ख़राब कर देते हैं, तो उस वजह से हमारा जो टूरिज्म है वो लैक करता है. काफ़ी सारे इश्यूज़ आते हैं जैसे ट्रांसपोर्टेशन है, अकोमोडेशन है, रेस्टोरेंट्स हैं, तो इन सब में इशू आता है. जो काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस सेक्टर में. जो ड्राफ्ट रिपोर्ट है वो ये कहता है कि जो टूरिज्म सेक्टर है वो अभी तक बेनिफिट्स नहीं ले पाया ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज का, क्योंकि जो टूरिज्म सिस्टम है वो डेवलप किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा एंड जो प्राइवेट सेक्टर है वो अभी भी सिलियोस में काम कर रही है. अभी करंट डाटा है वो इंटरेक्ट नहीं करती एक दूसरे के साथ, जहाँ पर हम कॉमन लैंग्वेज का यूज़ करें. बहुत सारी हिंडेंसेज आती है डाटा एनालिटिक्स में एंड पॉलिसी मेकिंग में. इसीलिए हमें एक ऐसी पॉलिसी की ज़रूरत है जहाँ पर काम इस तरीके से किया जाए कि डाटा इन्फॉर्मेशन शेयर भी हो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं टूरिज्म सेक्टर्स को, ताकि एक स्टेक होल्डर को दूसरे स्टेक होल्डर के बारे में, इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चले और जो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज है वो भी आसानी से हो सके. नेशनल डिजिटल टूरिज्म मिशन के बारे में देखते हैं. इसका मेन एम यही है कि जो करंट इन्फॉर्मेशन गैप चल रहा है जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं टूरिज्म इंडस्ट्री में, वो गैप कम हो सके. एंड ये होगा विद द हेल्प ऑफ डिजिटल हाईवे. ये एक तरह से नई टेक्निकल टर्म है डिजिटल हाईवे. इसको मेंस के एग्जाम में भी अनकॉर्पोरेट कर सकते हो. इसका ऑब्जेक्टिव यही होगा कि हमें फुल पोटेंशियल लेकर आनी है डिजिटलाइजेशन की टूरिज्म सेक्टर में, एंड ये होगा बाय एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज. जब आप इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करोगे, सर्विसेज को एक्सचेंज करोगे, तभी पॉसिबल होगा. सो दिस इज अबाउट नेशनल डिजिटल टूरिज्म मिशन. नेक्स्ट इज अबाउट रिसेंट कैबिनेट अप्रूवल. तो देखते हैं कैबिनेट ने एक डिसीजन लिया है जहाँ पर उन्होंने एक बात की है कि हम एक ऐसी नई कंपनी बनाएंगे जो मोनेटाइज करेगा होल्ड सरप्लस बिल्डिंग्स करेगा, लैंड करेगा ऑफ PSU, दैट इज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स. की पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की जो बिल्डिंग्स को वो रखेगा अपने पास, उनको मोनेटाइज करेगा और एक नई कंपनी बनाई जाएगी जो गवर्नमेंट एजेंसी से रिलेटेड होगी. क्योंकि कुछ जो गवर्नमेंट एजेंसीज है उनको प्राइवेटाइज कर दिया है गवर्नमेंट ने. पिछली बार कितनी ज़्यादा डिसइन्वेस्टमेंट किया है, प्राइवेटाइज किया है, जहाँ पर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया है, जिसकी वजह से अब हमें ज़रूरत है कि ऐसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की हमें प्राइवेट को सेल ना करना पड़े. इनफैक्ट हम खुद का गवर्नमेंट जो बिल्डिंग्स हैं, सरप्लस फंड्स हैं, वो खुद में ही डील कर लें. जो नेशनल मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन है ये उस कंपनी का नाम होगा. बेसिकली हम इसको एज अ स्पेशल पर्पस व्हीकल की तरह बना रहे हैं, जो कि एक तरह से एक ऐसा व्हीकल होता है जो काम करता है कोई भी चैनल ऑफ, एक तरह से लिंक का काम करता है, जो लिंक का काम करेगा और जो भी हमारा फंडिंग है वो हैंडल करेगा. कुछ मोनेटाइजेशन करना है, डिसइन्वेस्टमेंट करना है, तो वो यही सब हैंडल करेगा. एंड ये गवर्नमेंट ही इस्टेब्लिश करेगी. इसकी जो शेयर कैपिटल होगी दैट विल बी 5,000 करोड़ एंड 150 करोड़ इसकी पेड अप शेयर कैपिटल होगी. जो मोनेटाइजेशन होगा एसेट बिल्डिंग का, सरप्लस का, वो होगा सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस से एंड गवर्नमेंट एजेंसीज इसके टेक केयर करेंगे. जो न्यू कंपनी होगी वो फाइनेंस मिनिस्ट्री एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के अंडर इस्टेब्लिश की जाएगी. वो जो कि एक तरह से लीन ऑर्गेनाइजेशन का काम करेगी, जहाँ पर कुछ फुल टाइम एम्प्लॉयज़ होंगे जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हायर किए जाएंगे. जो गवर्नमेंट होगी वो भी जनरेट कर पाएगी सिग्निफिकेंट रेवेन्यू
कैसे मोनेटाइज करेगी अंडर यूज्ड एसेट्स को, अनयूज्ड एसेट को जो ज़रूरत नहीं है उसको बेच देगी, ताकि थ्रू नॉन कोर एसेट मोनेटाइजेशन की जहाँ पर हमें पैसों की ज़रूरत है, अगर हमारा कोई एसेट अंडरलाइंग वेस्ट पड़ा हुआ है, काम में नहीं आ रहा, तो हम उसको बेच देंगे ताकि जो पैसे आए हम उसको कुछ और प्रोडक्टिव वे में यूज़ कर सकें। एसेट मोनेटाइजेशन के बारे में देखते हैं। जो एसेट मोनेटाइजेशन होता है एक तरह से ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पर कोई ऐसा एसेट जो हम यूटिलाइज नहीं कर रहे, या सपोज उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी 100 प्रोडक्ट्स पर डे है, लेकिन उसकी जो कैपेसिटी है वो सिर्फ 50 को ही प्रोड्यूस कर पा रहा है, तो एक तरह से अंडर यूटिलाइज्ड है। या कुछ एसेट जो अभी तक यूटिलाइज ही नहीं हुए, तो उनको हम बेच देंगे, उनको हम अनलॉक करेंगे ताकि नए सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू जनरेट हो सके। इससे क्या होगा, प्रोडक्टिव यूटिलाइजेशन होगा एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बूस्ट मिलेगा। जो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट्स है वो आएंगी, फाइनेंशियल रिसोर्सेज आएंगे सोशल इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में, एंड जो लोकल इकोनॉमी है वो भी बूस्ट होगी। अब वर्किंग देखते हैं LMSC की। जो रियल इस्टेट मोनेटाइजेशन है वो रिक्वायर करता है स्पेशल एक्सपर्टाइज एंड स्किल्स को इन दिस एरिया, जैसे कि लीगल ड्यू डिलीजेंस, मार्केट रिसर्च, मार्केट प्लानिंग, वैल्यूएशन, लैंड मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, एंड ये हायर करेगा प्रोफेशनल्स को प्राइवेट सेक्टर से। ये उसी तरह से होगा जैसे नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है एंड इन्वेस्ट इंडिया है जो काम करते हैं। ये ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट फंड्स इस्टेब्लिश किए गए हैं ताकि इंडिया का जो सेक्टर है फाइनेंशियल सेक्टर को उसको मैनेज कर सके, तो इसी का काम भी वही होगा। जो LMSC है ये भी एक्सपेक्ट करेगा तो होल्ड, ओन, मोनेटाइज, मैनेज बिल्डिंग एसेट्स को, सरप्लस लैंड्स को और CPSEs जो कि अभी अंडर क्लोजर चल रहे हैं, और जो गवर्नमेंट ओन CPSE सरप्लस चल रहे हैं, नोर कोर लैंड एसेट्स चल रहे हैं अंडर स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। जो दूसरी गवर्नमेंट एंटिटीज़ होंगी उनको भी असिस्ट किया जाएगा, एडवाइस किया जाएगा, ताकि जो सरप्लस नॉन कोर एसेट्स हैं उनको मोनेटाइज किया जाए ताकि उनकी रियल वैल्यू भी रियलाइज़ किया जाए। सरप्लस लैंड एसेट मोनेटाइजेशन को ये जो काम है वो करेगी, एंड जो केसेस होते हैं जो लिस्ट CPSEs होते हैं उनको स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट भी करेगी, कि अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम सेल भी कर देंगे उस एसेट को प्राइवेट कंपनी को, तो उसका मतलब है स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। एक तरह से रिपोजिटरी भी होगी बेस्ट प्रैक्टिसेस की लैंड मोनेटाइजेशन की, कि लैंड को भी मोनेटाइज करेगी, एंड कुछ टेक्निकल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करेगी कि गवर्नमेंट का अगर ये जो प्रोग्राम है एसेट मोनेटाइजेशन प्रोग्राम, इसमें अगर टेक्निकल नीड हो तो उसको भी ये असिस्ट करेगा। सो दिस इज़ अबाउट दिस NLMC। स्ट्रक्चर देखते हैं। जो नेशनल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो कंसिस्ट करेंगे एमिनेंट एक्सपर्ट्स को, सीनियर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर्स को जो मैनेजमेंट प्रोफेशनल ऑपरेशंस को काम करे। एक तरह से मेरिट बेस्ड सिलेक्शन प्रोसेस की ज़रूरत है जहाँ पर चेयरमैन नॉन गवर्नमेंटल डायरेक्टर्स को भी अपॉइंट किया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, ये जो कंपनी है इसका नाम है नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन। गवर्नमेंट की जो लैंड है जो वेस्ट पड़ी है, अनयूज्ड पड़ी है, उसको ये यूटिलाइज करेगा, पैसे निकालेगा उसमें से, अदरवाइज वो वेस्ट ही पड़े तो इट इज़ बेटर टू गेट इनटू सम प्रोडक्टिव वर्क। नेक्स्ट इज अबाउट यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस USIDE+ रिपोर्ट। अभी जो रिपोर्ट है ये है स्कूल एजुकेशन के ऊपर, जो कि अभी रिलीज़ किया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। तो देखते हैं क्या फाइंडिंग्स है इस रिपोर्ट की। जो यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम है एजुकेशन का, इसको इनिशिएट किया है 2012-13 में। लार्जेस्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है स्कूल एजुकेशन के ऊपर। इसने 15 लाख स्कूल्स को कवर किया है, जिसके अंदर 26.4 करोड़ बच्चे इसमें लाए गए हैं। इस सिस्टम में क्या किया है, जो डाटा है वो बच्चों से फिल कराया गया है पेपर फॉर्मेट में, मैनुअली एंटर किया गया है कंप्यूटर में, बट इसी वजह से मैनुअली ये जो सब काम हुआ है इसी वजह से यहाँ पर एरर्स के भी ज़्यादा चांसेस हैं। अभी जो USIDSC+ है ये एक तरह से अपडेटेड वर्जन है यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ एजुकेशन का, जहाँ पर पहले तो मैनुअली होता था, अब इस सबको ऑनलाइन कर दिया गया है ताकि जो इश्यूज़ आ रहे थे, एरर्स आ रहे थे वो अब खत्म हो जाए, डिलेज थे वो भी अब रेक्टिफाई हो जाए। इसको डेवलप किया गया बाय डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी इन 2018-19। इस पर्टिकुलर सिस्टम में इम्प्रूवमेंट्स किस डायरेक्शन में किया जाएगा, जो डाटा कैप्चर होता है, डाटा मैपिंग होता है, वेरिफिकेशन ऑफ डाटा है, उसमें ये काम करेगा। तो ये 3 टर्म्स यू शुड राइट इट डाउन, नोट्स बना रहे हो तो USIDSE+ करके आगे लिखो स्कूल एजुकेशन की रिपोर्ट, एंड देन राइट डाटा कैप्चर, डाटा मैपिंग एंड वेरिफिकेशन ऑफ डाटा, क्योंकि ये इसके 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं। UPSC इसके ऊपर मेंस के अंदर ज़रूर क्वेश्चन पूछेगा। अब इस डाटा रिपोर्ट के बारे में देखते हैं। जो 25.38 करोड़ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एनरोल किया है स्कूल एजुकेशन में, वो बिलोंग करते हैं प्राइमरी टू हायर सेकेंडरी क्लासेस में।
एंड यहाँ पर बात किया जा रहा है कि हमारे स्कूल में बच्चों का इनरोलमेंट बढ़ा है। 28.32 लाख इनरोलमेंट्स यहाँ पर बढ़ी है। जो ग्रोस इनरोलमेंट रेशो है वो भी इम्प्रूव हुई है। टीचर्स की जो इंगेजमेंट है स्कूल एजुकेशन में वो भी 96.96 लाख रही है। ये भी इंक्रीज़ हुआ है 8800 टीचर्स में। जो 39.7 लाख स्टूडेंट्स हैं प्राइवेट गवर्नमेंट एंड स्कूल से, वो भी गवर्नमेंट स्कूल में शिफ्ट हुए हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर इम्पैक्ट मिला है कोविड-19 की, जो कोविड-19 की वजह से भी इम्पैक्ट हमें देखने को मिला है अपने एजुकेशन सिस्टम में। जो ये UDISC सिस्टम प्लस है ये रिलीज़ किया जाएगा बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट इज़ अबाउट डोनेट अ पेंशन इनिशिएटिव। तो डोनेट अ पेंशन नाम से पता चल रहा है कि आप अपनी पेंशन, अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो इट्स बेटर आप डोनेट कर दो, जिसको ज़रूरत है वो उसका काम हो जाएगा। जो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना है ये आता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ यूनियन लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र सिंह यादव, उन्होंने इसको लॉन्च किया है डोनेट अ पेंशन प्रोग्राम। कुछ प्रोविजंस देखते हैं क्या इसके प्रोविजंस है, इन्हें कैसे काम करता है। तो अभी ये जो प्रोग्राम है इसको लॉन्च किया गया है एज अ पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव, जो 75th ईयर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस चल रहा है। और रिव्यू देखते हैं। ये जो इनिशिएटिव है इसको लॉन्च किया गया है ताकि जो हमारा प्रोसेस है हम कंट्रीब्यूट करें, क्रिएट करें एक पेंशन फंड जो स्टाफ को सपोर्ट करे, तो उसके लिए ये लाया गया है। इस पेंशन स्कीम में सिटीजन्स है वो डोनेट कर सकते हैं प्रीमियम कंट्रीब्यूशन, ताकि जो सपोर्ट स्टाफ्स होते हैं जैसे ड्राइवर्स, डोमेस्टिक वर्कर्स, हेल्पर्स, उनको डोनेट कर सके ताकि उनकी हेल्प हो सके। तो इसलिए बेसिकली यहाँ पर सिटीजन्स के लिए एक नया प्रोविज़न लेके आया जो बहुत ज़्यादा रिच क्लास के हैं, तो उनको पेंशन की क्या ज़रूरत है। तो इट्स बेटर कि अगर वो अपने जो भी हेल्पर है, डोमेस्टिक हेल्प है, कोई लेबर है, उसको डोनेट कर सकता है अपनी पेंशन, तो उनके लिए उनकी ज़िंदगी सुधर जाएगी और हमें इतना भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इट्स बेटर कि अगर हम किसी की लाइफ सुधार रहे हैं तो उसके लिए अगर एक छोटा सा एफर्ट करें तो ये बहुत अच्छी बात है। अब देखते हैं प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, इसी के अंडर ये एक तरह से ये ई पेंशन का स्कीम लॉन्च किया गया है। ये जो स्कीम है मानधन योजना एक तरह से कॉन्ट्रीब्यूटरी एंड वॉलंटरी पेंशन स्कीम है, जहाँ पर बेनिफिशियरी है वो कंट्रीब्यूट करेगा प्री डिटरमाइन एज स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन, कि पहले से डिटरमाइन होगा एज के अकॉर्डिंग कि कितना उसको कंट्रीब्यूट करना है। एंड बेसिकली ऐसा होगा कि 50% कॉन्ट्रीब्यूशन वो सिटीजन कर रहा है एंड 50% कॉन्ट्रीब्यूशन गवर्नमेंट यहाँ पर कर रही है। एक तरह से ये ओवरसीन किया जाता है बाय मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, एंड इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। तो ये ध्यान रखना LIC इसका मेजर पार्ट है, एंड CSC ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। तो यहाँ पर 2 कंपनीज इन्वॉल्व हैं इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर स्कीम। जो LIC एक तरह से पेंशन फंड मैनेजर है, ये इंचार्ज है ऑफ डिसम्बर्सिंग द पेंशन। जो फंड्स हैं इनको रेस किया जाता है थ्रू PMSYM पेंशन स्कीम, जिसको इन्वेस्ट किया जाता है इन द गवर्नमेंट की जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट किया जाता है। बेनिफिट्स देखते हैं इस पर्टिकुलर स्कीम के। ये जो बेनिफिशरीज हैं पर्टिकुलर एज के बाद उनको कुछ कंट्रीब्यूशन करने को बोला जाता है, जिसमें 50-50 गवर्नमेंट और सिटीजन का कंट्रीब्यूशन रहता है। उसके एक एज के बाद पहुंचने के बाद, दैट इज़ 60 की एज पहुंचने के बाद उनको मंथली जो गारंटेड पेंशन है वो होगी 3000 पर मंथ। एंड जब उनको पेंशन मिलेगी, जो बेनिफिशियरी अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी जो 50% पेंशन है वो उसके स्पाउस को दिया जाएगा एज अ फैमिली पेंशन। और अगर बेनिफिशियरी जो रेगुलर कंट्रीब्यूशन कर रहा है वो मर जाता है 60 की एज से पहले, उसकी डेथ हो जाती है, तो जो स्पाउस है उसके पास ऑप्शन होगा कि वो कंट्रीब्यूट कर सकता है इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर, एंड स्कीम को ज्वाइन कर सकता है बाय मेकिंग मंथली कंट्रीब्यूशन, या फिर या तो वो कंटिन्यू कर सकता है या फिर इसको एग्जिट भी कर सकता है। जो भी एग्जिट एंड विड्रॉल प्रोविजंस है तो उसको जो भी लमसम अमाउंट है वो मिल जाएगा जो अभी तक डिपॉजिट किया गया है। तो ये स्पाउस के ऊपर है पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर बाई चांस डेथ हो जाती है तो उसका जो स्पाउस है उसके पास ऑप्शन होगा टू कंटिन्यू और टू एग्जिट दिस पर्टिकुलर स्कीम। एलिजिबिलिटी देखते हैं किस पर्सन के लिए ये स्कीम इंपॉर्टेंट है, किस वर्ग के लोगों के लिए स्कीम लाई गई है। ये बेसिकली जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, वर्किंग क्लास होती है उनके लिए लाया गया है। जो होम बेस्ड वर्कर्स होते हैं, मिड डे मील वर्कर्स हैं, स्ट्रीट वेंडर्स, ब्रिक किल वर्कर्स, हेड लोडर्स, रैक पिकर्स, कॉबलर, वॉशरमैन, डोमेस्टिक वर्कर्स, लैंडलेस लेबर्स, रिक्शा पुलर्स, एग्रीकल्चर वर्कर्स, ऑडियो विजुअल वर्कर्स, एंड यही जो सिमिलर ऑक्यूपेशन में है लेदर वर्कर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, उनके लिए स्कीम लाई गई है।
लेबर मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग जो स्कीम है ये वर्कर्स के लिए है जिनकी इनकम 15,000 है या फिर 15,000 से कम है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपकी इनकम 15,000 से कम है तो आप इस स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं, जिनकी एज है 18 से 40 ईयर्स के बीच में। तो यूपीएससी ऑलरेडी इसके ऊपर एक क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ चुकी है, बट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि दोबारा भी पूछ सकती है, क्योंकि यूपीएससी हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ रिपीटिंग क्वेश्चंस। बट अगर आप ये स्कीम ले रहे हो तो एक कंडीशन है कि आप एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन एंड न्यू पेंशन स्कीम और एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं होने चाहिए, एंड वो टैक्स पेयर भी नहीं होना चाहिए। कि अगर आप 15,000 से कम है तो ऑब्वियसली टैक्स पेयर तो आप नहीं हो सकते, क्योंकि आपकी इनकम 5 लाख से कम है एनुअल इनकम। बट कई बार ऐसा होता है लोग फ्रॉड करते हैं, अपनी इनकम को कम दिखाते हैं ताकि स्कीम का बेनिफिट ले सके, तो वो पर्टिकुलर पर्सन इस पर्टिकुलर स्कीम को नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो टैक्स डाटा है वो सब ऑनलाइन रहेगा। अगर उनका नेम रजिस्टर्ड है तो वो गवर्नमेंट के पोर्टल पर शो हो जाएगा, तो उनको डीबार कर दिया जाएगा इस पर्टिकुलर स्कीम से। सो यहाँ पर सिर्फ जो गरीब लोग हैं उनके लिए ही ये स्कीम लाई गई है। ओके, सो ये था आज का सेशन। आई होप यू लाइक इट। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, एंड आप हमें फॉलो कर सकते हो, लाइक कर सकते हो इस पेज को, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल्सो कोई डाउट है तो आप हमें info@officerbitia.com पर भी मेल करके बता सकते हो। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।